हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण निकायों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। समीकरण निकाय दिए गए हैं। पहली समीकरण है 5 बटा x घटाव 1 योग 1 बटा y घटाव 2 बराबर 2। दूसरी समीकरण है 6 बटा x घटाव 1 घटाव 3 बटा y घटाव 2 बराबर 1। समीकरणों को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग माफ कीजिए ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण है 5 बटा x घटाव 1 योग 1 बटा y घटाव 2 बराबर 2। 6 बटा x घटाव 1 घटाव 3 बटा y घटाव 2 बराबर 1। यहाँ से देखें तो यहाँ पर कितना है, हर में x घटाव 1 है और यहाँ पर भी है हर में x घटाव 1। यहाँ पर हर में है y घटाव 2 और यहाँ पर हर में है y घटाव 2। तो यहाँ से मान सकते हैं कि 1 बटा x घटाव 1 बराबर p और 1 बटा y घटाव 2 बराबर q। अब ये जो हमने p व q माने हैं इस समीकरण में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5p योग q बराबर 2। दूसरी समीकरण प्राप्त होगी 6p योग 3q माफ कीजिए घटाव 3q बराबर 1। अब हमारे पास दो समीकरण आ गई। पहले समीकरण इसे नाम देते हैं और दूसरी समीकरण इसे दे देते हैं। इन्हें किस विधि से हल करना है? वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो इससे पहले यह देखेंगे इसे वज्र गुणा विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें x व y के मान कुछ इस प्रकार से निकाले जाते हैं वज्र गुणा करके। तो यहाँ पर b1 होगा, यहाँ पर b2, यहाँ पर c1, यहाँ पर c2, यहाँ पर a1 a2 और फिर से b1 b2। अब यहाँ पर क्या किया जाता है? वज्र गुणा किया जाता है कुछ इस प्रकार से इन सभी मानों का, और यहाँ से क्या किया जाता है x y के मान निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर वज्र गुणा होता है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वज्र गुणा विधि कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वज्र गुणा विधि से। तो वज्र गुणा विधि में जो x का मान है वह होता है b1 c2 घटाव c1 b2 बटा a1 b2 घटाव a2 b1। इसी प्रकार से जो y का मान है वह होता है c1 a2 घटाव a1 c2 बटा a1 b2 घटाव a2 b1। अब यहाँ पर a b व c इनके मान क्या होंगे वो हम यहाँ से देखेंगे। यदि इन समीकरणों दोनों समीकरणों की तुलना इस समीकरण से करें तो हमें प्राप्त होगा a1 का मान आएगा यहाँ से 5, b1 का मान आएगा 1, c1 का मान आएगा ऋणात्मक 2, क्योंकि यहाँ पर 2 का पक्षांतरण करके हमने मान निकाला है। अब यहाँ से a2 का मान आएगा 6, b2 का मान आएगा ऋणात्मक 3 और c2 का मान आएगा ऋणात्मक 1, क्योंकि इसी को भी क्या किया हमने पक्षांतरित किया है। अब यहाँ पे ये सभी मान में रखेंगे तो हमारे पास x व y के मान आ जाएंगे, परंतु हमने यहाँ पर क्या माना है? x y की जगह p माना है और y की जगह माना है q, तो यहाँ पर p और q लिख देंगे। अब इन समीकरणों को हल करते हैं तो p बराबर आएगा हमारे पास b1 का मान है 1 गुणा c2 का मान है ऋणात्मक 1 घटाव c1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 2 गुणा b2 का मान है ऋणात्मक 3 भाग a1 का मान है हमारे पास 5 गुणा b2 का मान है ऋणात्मक 3 घटाव a2 का मान है हमारे पास 6 गुणा b1 का मान है 1। तो p बराबर होगा यहाँ से ऋणात्मक 1 घटाव 6 बटा ऋणात्मक 15 घटाव 6। तो p बराबर आएगा यहाँ से ऋणात्मक 7 बटा ऋणात्मक 21। हल करेंगे तो आएगा 1 बटा 3। तो यहाँ से p का मान आ गया 1 बटा 3। अब यहाँ से q का मान निकालेंगे तो q बराबर c1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 2 गुणा a2 का मान है हमारे पास 6 घटाव a1 का मान है हमारे पास 5 गुणा c2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 1 भाग a1 का मान है हमारे पास 5 गुणा b2 का मान है ऋणात्मक 3 घटाव a2 का मान है 6 गुणा b1 का मान है 1। हल करेंगे तो प्राप्त होगा q बराबर ऋणात्मक 12 योग 5 बटा ऋणात्मक 15 ऋणात्मक 6। तो q बराबर यहाँ से आएगा ऋणात्मक 7 बटा ऋणात्मक 21। हल करेंगे तो यहाँ से q बराबर भी कितना आ जाएगा 1 बटा 3। और हमने यहाँ पर p व q बराबर क्या माने थे? 1 बटा x घटाव 1 व 1 बटा y घटाव 2। तो यहाँ से होगा 1 बटा
वाई घटाव माफ कीजिए 1/x घटाव 1 बराबर 1/3 और 1/y घटाव 2 बराबर 1/3। अब वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें हल प्राप्त होगा x घटाव 1 बराबर 3 और y घटाव 2 बराबर 3। तो यहाँ से x का मान आएगा 4 और y का मान आएगा यहाँ से 5 और यही इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।